आज इस वीडियो के अंदर एक मुद्दे की बात मैं आप लोगों के सामने करूंगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे सबसे बड़ा ये मुद्दा हमारे आजकल के सोसाइटी में या हमारे माइंड में भी इनफैक्ट आता है। जितने भी लोग एडवोकेट्स हैं या लॉ ग्रेजुएट्स हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर मैं एक क्वेश्चनिंग करना चाहूंगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या आप लोग जानते हो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको थोड़ा सा एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी हस्बैंड और वाइफ दोनों अपना आपस में अगर साथ रह रहे हैं, और अगर या तो हस्बैंड या तो वाइफ, दोनों कैटेगरी के यहाँ पे पर्संस की बात करी गई है, तो या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अपना मैरिटल होम जहां पे वो शादी होके आए हैं, अपना रह रहे हैं पति पत्नी के रूप में, कोई भी दोनों में से कोई अपना घर छोड़ के चला जाता है। अब इस केस के अंदर जब हस्बैंड और या वाइफ दोनों कोई ना कोई अपना घर छोड़ के चला जाता है बिना वजह कोई रीजन से, बिना कोई जस्टिफिकेशन रीजन दिए, तब ऐसे केस में आइदर पार्टी यानी हस्बैंड हुआ या वाइफ हुआ, दोनों के पास अपना अधिकार होता है कि वो कोर्ट में जाएं और अपना पिटीशन फाइल करें कि जज साहब आप मेरी वाइफ को या आप मेरे हस्बैंड को बोलिए कि मेरे साथ शादीशुदा जो जीवन रचाने के लिए पूरी शादी करी है, वैलिड मैरिज जो करी है, उसका जो कॉन्जुगल ड्यूटी है, एक शादीशुदा वाला जो कर्तव्य है, वो पूरा करने के लिए उसको मेरे साथ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ शादी कर ली और मेरे को अकेला छोड़ दिया, वो आइदर पार्टी यानी कि हस्बैंड या वाइफ अपना कहीं और जाके रह रही है। ये गलत है। अब ऐसे केस में कोर्ट आपकी बात को सुनता है और समझता है और ऑर्डर पास करता है एज पर द लॉ कि हाँ वाइफ तुम हस्बैंड के साथ रह के रहो, या हस्बैंड आप तुम जो है अपनी वाइफ के साथ रहो। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। पहली बात, हिंदू जो लोग होते हैं, हिंदू मैरिज के तहत वो पर्टिकुलर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के अंदर गवर्नड होते हैं, पूरा उनके पास एक प्रोविजन होता है। अब इस केस के अंदर यहां पे आप लोग जानते होंगे कि जो हिंदू लोग हैं, लड़का भी हिंदू होना चाहिए, लड़की भी हिंदू होनी चाहिए, या फिर दूसरी जात के भी हैं, कोई लड़का दूसरे उसका कम्युनिटी का है, रिलीजन कम्युनिटी का, या लड़की कोई रिलीजन कम्युनिटी की है, दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर हिंदू है और दूसरा व्यक्ति जो है कोई दूसरे रिलीजन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब यहां पे एक आपको बात मैं क्लियर रूप में बता देता हूं, आपको पूरे यूट्यूब पे ये वीडियोस के तौर पे ये कहीं मिलेगा नहीं। क्या कि अगर कोई लड़का हस्बैंड और वाइफ कोई दूसरे धर्म की है, दोनों आपस में शादी करते हैं हिंदू कम्युनिटी के तहत यानी कि हिंदू सेरेमनीज के तहत, तो यहां पे ये ऑटोमेटिकली एज्यूम करा जाता है, ऑटोमेटिकली लॉ के तहत ये माना जाता है कि लड़की ने अपना धर्म छोड़कर कन्वर्ट करा है हिंदू के अंदर। याद रखिएगा जीवन भर तक अब उसके ऊपर जो भी कोई प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे उन दोनों लड़का लड़की के ऊपर पति पत्नी के रूप में हिंदू मैरिज के तहत या हिंदू प्रोविजन, जितने भी हिंदू मैरिज हिंदू लॉज है, हमारे फैमिली लॉज है, वो इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब यहां पे आपको पता होगा कि अगर कोई हस्बैंड को या वाइफ को अपना रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन डालनी है तो सेक्शन नंबर 9 के अंदर वो एक पिटीशन फाइल करते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर। ये शायद आपको पता होगा ऑलरेडी, ये तो बहुत कॉमन बात है। पिटीशन वर्ड यूज कर रहा हूं तो क्यों? क्योंकि जितने भी फैमिली मैटर्स के हमारे मुद्दे होते हैं वहां पर हम पिटीशन वर्ड यूज करते हैं, सूट वर्ड यूज नहीं करते। आप लोग नोट डाउन भी कर लेना इस बात को, ये आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर इतना क्लीन शब्दों के तौर पे कोई नहीं बताता है, याद रखिएगा। अब यहां पे बात आती है कंफ्यूजन की। यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने मुस्लिम है, जो मुस्लिम लोग शादी करते हैं, यानी कि लड़का भी मुस्लिम है और लड़की भी मुस्लिम है, दोनों ने मुस्लिम धर्म के तहत अपना शादी कर ली। अब इस केस के अंदर जो है एक बात आती है क्या कि मुस्लिम लॉ के अंदर क्या कोई ऐसा प्रोविजन है जहां पे लड़का और लड़की यानी कि पति या पत्नी, हस्बैंड और वाइफ अपना जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन मतलब कहीं ना कहीं फाइल कर सकते हैं? कोई ऐसा प्रोविजन है हमारे इंडिया के अंदर या कोई ऐसा प्रॉपर क्लियर जस्टिफिकेशन है? आप पूरे YouTube पे सर्च कर लेना या गूगल पे सर्च कर लेना, कहीं भी कर लेना, आपको इतना क्लियर तौर पे जवाब नहीं मिलेगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, या फिर मैंने आपसे अभी वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि आपसे मैं क्वेश्चनिंग करना चाहता हूं, तो क्या आपके पास इसका जवाब है? अगर आपके पास इसका जवाब है तो अभी के अभी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब जरूर बताइएगा। बट हालांकि मैं इसका जवाब अभी आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, मैंने अभी आपको फैमिली लॉ के अंदर बताया था, हिंदू मैरिज के तौर पे मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आपको जो है अपना पिटीशन फाइल करनी होती है फैमिली कोर्ट के अंदर। याद रखिएगा मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं होता। हालांकि प्रोविजन सेम, प्रोसीजर सेम होता है, प्रोसीजर बिल्कुल प्रक्रिया सेम होती है, लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर जो है एक सूट फाइल करा जाता है, सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। याद रखिएगा। अब यहां पे जो है सूट वर्ड यूज कर रहा हूं, पिटीशन के अंदर और सूट के अंदर बहुत अंतर होता है, ठीक है? तो पिटीशन एक अलग हमारा प्रोसीजर बात करता है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि पिटीशन का मतलब क्या है, सूट का मतलब क्या है, ठीक है, या एप्लीकेशन का मतलब क्या है, या डिक्री का मतलब क्या है। तो डिक्री कहां पे पास होती है? वो सूट में पास होती है, एप्लीकेशन में पास होती है, हमारी अपील में पास होती है।
ठीक है, या पिटीशन में पास होती है, तो आप लोग मुझे अगर बोलोगे तो मैं बता दूंगा। तो याद रखना मुस्लिम लॉ के अंदर जो है केवल और केवल हमारा सूट फाइल करा जाता है, सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का। यहां पे हमारा एक प्रोविजन भी है, सेक्शन नंबर 281 ऑफ मोहम्मदियन लॉ, वहां पे भी आप पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको पूरे बहुत अच्छे से प्रोसीजर वाइज बताया हुआ है कि अगर आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एज पर द मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे सेक्शन नंबर 281 के अंदर बात करी हुई है। ऐसे ही हमारा क्रिश्चियन लॉ है, तो क्रिश्चियन लॉ जो है वो जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके पास भी अधिकार होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का। वो भी अपना इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 के तहत भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और उनका जो हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का है उनके पास अपना प्रोविजन है, सेक्शन नंबर 32 और 33 हमारा कवर होता है, जिसमें वो अपना पर्टिकुलर क्रिश्चियन लोग भी अपना सारे के सारे आइदर हस्बैंड और आइदर वाइफ, क्रिश्चियन कम्युनिटी की मैं बात करूं, वो भी अपना पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कहां पे? फैमिली कोर्ट के अंदर। केवल और केवल मुस्लिम्स के पास अपना अधिकार पिटीशन फाइल करने का नहीं होता, उनको अपना सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अपना किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर फाइल करना होता है, याद रखिएगा। अब यहां पे एक बात आती है कि जो कोर्ट, जो जज साहब बैठे होते हैं ना, पर्टिकुलर सिविल कोर्ट के अंदर हो गया या फैमिली कोर्ट के अंदर हो गया, वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के एप्लीकेशन को ग्रांट करने से पहले ये तीन चीजें बहुत ध्यान में रखते हैं। पहली बात, भाई लड़की जो है, अगर मैं बात करूं, हस्बैंड ने अपनी एप्लीकेशन डाली रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स की, जज साहब मेरी वाइफ को बोलिए कि भाई वो मेरे साथ रहे, यार मेरे पर कोई रीजन दिया ही नहीं, वो घर छोड़ के चली गई, ये सर्कमस्टांसेस आप एज अ हस्बैंड के तौर पे जज साहब के आगे ये बात अपना ऑब्वियसली बोलोगे। अब जज साहब ये चीज, तीन बात, वैसे दो बात मेन कंसीडर करते हैं, मेजर दो बात। पहली बात कि भाई आपने हस्बैंड हो आप, ठीक है, आपके द्वारा क्या कोई डोमेस्टिक वायलेंस वाइफ को तुमने करा है, मारपीट करी है, या फिर तुम्हारे जो घर वाले हैं, यानी कि इन लॉज की मैं बात कर सकता हूं, जो वाइफ के इन लॉज हैं, रिश्तेदार लोग जिसे हम बोलते हैं, तो वो जो लोग रहते हैं उन्होंने किसी वाइफ के साथ जो है मारपीट करी है, पहली बात, ठीक है। अगर करी है तो सॉरी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की मैं एप्लीकेशन आपकी ग्रांट नहीं करूंगा। अब यहीं पे वाइफ जो है ना, उल्टा क्लेम कर सकती है, हस्बैंड के तौर पे क्रिमिनल लाइबिलिटी बना सकती है, क्रिएट करवा सकती है, या फिर कंपनसेशन या फिर मेंटेनेंस क्लेम वो इजीली कर सकती है। अब यहां से ऑब्वियसली जब हस्बैंड से पूछा जाएगा, हाँ जज साहब मैंने तो करा था, अब ऑब्वियसली हस्बैंड फंस गया, यहां पे उसने एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, एडमिशन दे दिया कि हाँ मैंने डोमेस्टिक वायलेंस यानी मारपीट या मेरे इन लॉज में मारपीट करी थी। तो याद रखिएगा जब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होती है, ये सबसे बड़ा एक मेजर ड्रॉबैक, एक पॉइंट होता है, एक ग्राउंड होता है जहां पे रिजेक्ट हो जाती है आपकी पिटीशन। मैं हिंदू लॉ और या फिर क्रिश्चियन लॉ की बात करूं, मुस्लिम लॉ में सिविल कोर्ट के अंदर आप अगर जाओगे तो उसकी मैं कंसिडरेशन के तौर पे बात करूं। दूसरी बात, यहां पे जो जज साहब है वो आपके पूछेंगे कि भाई आपने जो है गुजारा भत्ता होता है, मेंटेनेंस होता है, खर्चा होता है, क्या तुम देते हो पालन पोषण के रूप में? ये भी एक मेजर बात आती है। अब वाइफ को जो अगर तुम पालन पोषण दोगे ही नहीं तो ऑब्वियसली एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट यह है, वाइफ के पास आ जाएगा कि जज साहब मेरे को तो पालन पोषण होता ही नहीं है, इसी वजह से मैंने जो है अपना मैरिटल होम होता है ना वो छोड़ दिया, मैरिटल जो राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं वो मैंने छोड़ दी, बात खत्म। अब इस केस के अंदर ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, जो आपकी पिटीशन को अप्रूव हो या रिजेक्ट हो, इसमें बहुत ज्यादा कॉमन ये देखा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये इस वीडियो के अंदर जो मैंने जानकारी दी है ये बहुत क्लीन जानकारी है, बहुत ही रेयर लोग आपको ये बता पाएंगे इतने क्लियर शब्दों में, याद रखिएगा। पूरी यूट्यूब पे तो खैर मिलेगी नहीं, इस बात का मैं चैलेंज देता हूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाइएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।